छाती पीटते रहिए कि भारत के खिलाफ लोग लगे हुए, ये बात सच है ऐश्वर्या। हमें भी लगता है कि भारत पर साजिश, भारत के खिलाफ साजिश होने के खतरे मंडरा रहे हैं। वो बांग्लादेश, अपने जम्मू में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर आपके साख का सवाल है, आपका जो रोजी रोटी कमाई का आज का सबसे बड़ा, या कहें कि एक प्रकार से एकमात्र जरिया है 10-15 करोड़ रुपए लोग जो कि स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा के रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं। बात सही है कि उन पर खतरा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसे ही आंख मूंद के क्लीन चिट दे दें। मैं नहीं कह रहा हूं वो जो जॉर्ज सोरोस है, ये जो नेथन हेंडरसन है, ये सब के सब जो है मतलब क्या कहे, जो साजिश करता है। तो हम कर क्या रहे हैं? हमने क्या किया है? हम कर क्या रहे? देश के संप्रभुता पर, आर्थिक संप्रभुता पर खतरा है तो हमारी हाथ बंधी हुई क्यों है? और एक बात और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बोलिए प्लीज, कि एक बात और आपसे भी कहना चाहता हूं। अब किसी को, मान लीजिए देश के राजनेता ही अगर 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो आप खिलाफ में कार्रवाई करिए, बकवास मत करिए, और किसी व्यक्ति को आंख मूंद के कभी भी डिफेंड मत करिए, कभी भी, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है। मेरा तो ये लगता है विनय सिंह, पॉइंट टेकन, तो सबको एक साथ लेके चलना ही बिल्कुल चले, लेकिन देश के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं यादव, जॉन, आखिरकार इनका टारगेट क्या है विनय सिंह? अरे इनसे लगाओ इनके ऊपर। पॉइंट टेकन सतीश जी, बिल्कुल। कैन आई हैव विजुअल्स जो बांग्लादेश में अनार्की हो रही है इस समय? कैन आई हैव दोस विजुअल्स? ऐश्वर्य, विनय सिंह जी, इन सब का टारगेट ये है। आप किताब लिखते हैं ना, ये सब माओइस्ट पे, ये सब, वो आपने क्या लिखा था, आपकी 2 किताब मैंने पढ़ी, ये सब कैसे ये लेफ्ट में क्या हो रहा है, ये कौन सा ये एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, ये सब हो रहा है। इन सब का टारगेट असली में ये है। मैं नहीं कह रहा ये कभी भारत में, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं भारत में हो सकता है, मैं कह रहा होने नहीं देंगे, बट इनका अल्टीमेट टारगेट यही है कि किसी तरह भारत में अनार्की फैलाओ। ये होने नहीं देना है विनय बाबू, ये होने नहीं देना है। ऐश्वर्य भाई 2 मिनट दीजिएगा, मैं समझा रहा हूं कहानी क्या है। बाय द क्लॉक एंड देन शहजाद कमिंग टू यू। ड्री जो है ये बेल्जियम से हैं, जॉर्ज सोरोस हंगरी से हैं। जॉन द्रा है, ये बेल्जियम में नेतागिरी नहीं करते, भारत में नेतागिरी करते हैं। जॉर्ज सोरोस को अपने ही देश में, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओब्रान, उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। और कमाल की बात सुनिए, जो विक्टर ओब्रान है ये पहले जॉर्ज सोरोस के ही शिष्य होते थे। शिष्य ने अपने गुरु को उनके देश में ही प्रतिबंधित कर रखा है। ये क्रिस्टोफ जो फरलू हैं, इनका नाम नहीं आया है, ये फ्रांस बैठते हैं। योगेंद्र यादव जी हैं, मेधा पाटकर जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस की सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर होते थे, प्रोमिनेंट मेंबर थे, देश की नीति निर्धारण यही करते थे। और यकीन मानिए जो शब्द अर्बन नक्सल आता है, अर्बन नक्सल की जो परिभाषा है, ये शुद्ध रूप से अर्बन नक्सल में फिट बैठते हैं। अब कहानी देखिए, मैं प्रूव करता हूं इसको। बांग्लादेश में सरकार किस बात पे हिलाई गई, गिराई गई? एक, इलेक्शन रिग हुआ। दूसरा, जो प्रधानमंत्री थी वहां वो डिक्टेटर थे। भारत में क्या आरोप लग रहे हैं? ईवीएम के बहाने इलेक्शन रिग हुआ है, और प्रधानमंत्री जो मोदी जो हैं, वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, वो डिक्टेटर है। और भारत में भी वही आरोप लग रहे हैं, भारत में भी वही प्रयास हो रहे हैं। और लोग कह क्या रहे हैं, ये सारे जो अर्बन नक्सल हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर के लोग, कि भारत में भी ऐसा ही होगा। योगेंद्र यादव बातचीत में इतने मीठे हैं, कह रहे हैं कि लोगों को सड़क पर आना चाहिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि लोगों को सड़क पर आना चाहिए। तो इनकी मंशा समझिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अलग अलग देशों में ऐसे ही ये अटैक्स होते हैं। मैं रसिया का उदाहरण बताता हूं। रसिया ने ऐसे ही अटैक से बचने के लिए एक कानून लाया, संशोधन किया, द रशियन अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2015। मालूम है ऐश्वर्य भाई, यहां जैसे एमनेस्टी भाग गया FCRA 2020 के बाद, वहां कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस भागे? वहां ओपन सोसाइटी भागा, एमनेस्टी भागा, ग्रीन पीस भागा, कार्नेगी भागा। ओपन सोसाइटी यानी जॉर्ज सोरोस की संस्था। अभी चर्चा आई सलील सेठी की कि जॉर्ज सोरोस की संस्था के वो प्रमुख हैं यहाँ पे। पहले, इससे पहले एमनेस्टी में थे सलील सेठी। अब सलील सेठी को तो आप लोग जानते हैं, सलील सेठी का बाप को नहीं जानते हैं। शहजाद जी कमिंग 30 सेकंड। बाप का नाम है वीटी राजशेखर शेट्टी। वीटी राजशेखर शेट्टी
वीटी राजशेखर शेट्टी वही आदमी है जिसने 1991 मुंबई सिमी कॉन्फ्रेंस, सिमी यानी जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, उसका उसने मैनिफेस्टो लिखा था। और उस मैनिफेस्टो को आप पढ़ेंगे ऐश्वर्य भाई तो आपको मालूम चलेगा कि एक खानदानी देशद्रोहियों की परंपरा चली आ रही है। सलील शेट्टी ही देश के खिलाफ काम नहीं कर रहा, उसका बाप भी करता था। उसने ये कहा है कि सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए या मुसलमान कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और सिमी कॉन्फ्रेंस में उसके घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है, वो प्रिंटेड है, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा कि कोई मोहम्मद गजनवी जैसा आदमी आना चाहिए और भारत में सारे हिंदुओं का कत्लेआम हो जाना चाहिए। आप समझिए एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है और ये कड़ी जुड़ते 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 कांग्रेस उसको कवर फायर दे रही है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि हिंडनबर्ग जो है वो कोई कांग्रेस की सपोर्टर नहीं है। आज उसको ये बात क्योंकि भाजपा के खिलाफ है और उसका पॉलिटिकल एजेंडा सज रहा है। गांधी के समय में भी ये सारी कंपनियां थी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो उनका भी विरोध करते थे, उनका भी विरोध करते थे। शहजाद भारत के विरोधी, ये भारत के दुश्मन। रीना जी वापस आ रहा हूं। चाहिए राहुल गांधी की पार्टी और उनके साथियों को। देखिए अभी मुझे पूछा गया कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। जब ऐसे एनजीओ जो एनजीओ के नाम पर विदेश से पैसा लेकर भारत को अस्थिर करने का एजेंडा चलाते हैं, उनकी दुकानें बंद करते हैं, उनका लाइसेंस रद्द करते हैं, तो यही नेता और यही प्रवक्ता और यही पत्रकार आकर छाती पीटते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक अधिकार नहीं बचा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग क्या रिपोर्ट दे रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट की जांच में केवल सेबी की कमेटी नहीं, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ केवी कामत और ऐसे बड़े बड़े नाम थे, ओपी भट्ट जैसे नाम थे। और उसके बाद फिर जब हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा गया 46 पेज का कि तुमने शॉर्ट सेलिंग करके यहां पर लाखों करोड़ों का नुकसान करवाया, तो आज नेता प्रतिपक्ष जैसे वो एनजीओ के लिए खड़े हो जाते हैं। माओइस्ट को आजकल एनजीओ बोलते हैं जिस पर कार्रवाई होती है। वो हिंडनबर्ग के लिए कार्रवाई जब होती है तो कार्रवाई पूछने के बदले वो उनके बातों को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो सतीश जी आप पूछिए ना कि हिंडनबर्ग को गॉस्पेल बनाकर, अपनी गीता कुरान बाइबल बनाकर जब रीना गुप्ता, जब रत्नाकर त्रिपाठी यहां पर बैठे, तो एक सवाल आप नहीं पूछेगा उनसे कि सरकार ने उनको नोटिस भेजा है और तुम इसी हिंडनबर्ग को, जिसको आप कह रहे थे क्या पकड़ कर लाना है, कौन सा स्थान विशेष आपने बोला, तो वो पकड़ कर लाना है, तो उनका पकड़ कर लाना है स्थान विशेष, तो उस स्थान विशेष पकड़ के लाने वाले लोगों का यहां पर स्थान विशेष पकड़कर उनके महिमा मंडन में कौन लगा हुआ है भाई? आप एक बार भी नहीं पूछेगा। सतीश जी इतना आपका बायस बन चुका है क्या? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार ईमानदारी से बोलिए कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूछ रहा हूं, मैं आपसे मुझे पूछने तो दो। अरे सुन लीजिए सतीश जी, आपका हर रोज का यही रोना है। सुन लीजिए सतीश जी, मेरी बात एक एक करके मत अटकाइए, मेरी बात मत अटकाइए बीच में। सतीश जी खत्म होने दीजिए। सतीश जी सुन लीजिए, आप बोलिए अपने समय पर। आपने बोला तो मैंने बीच में नहीं बोला ना, आपने पूरी बात बोली, मैंने अपने बीच आपके बीच में नहीं बोला। अब मेरी बात सुनने की क्षमता रखिए। पत्रकारिता का पहला नियम यही है, पत्रकारिता का पहला नियम है कि दूसरों की भी बात सुनिए। तो सुनिए थोड़ा सतीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिम्मत है तो पूछिए कि जॉर्ज सोरोस जो भारत में हस्तक्षेप करने की बात करता है, उसको शशि थरूर ने अपना बेस्ट फ्रेंड बोला है। एक बार पूछेगा जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है शशि थरूर का? एक बार पूछेगा कि जॉर्ज सोरोस की कंपनी से और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से राहुल गांधी क्यों बैठकें करते और गलवैयां करते अमेरिका जाकर? एक बार पूछेगा कि अडानी इतना भ्रष्ट है तो पंजाब में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट क्यों मिला है रीना जी? क्यों रेवंत रेड्डी ने प्रोजेक्ट दिया? क्यों गहलोत ने प्रोजेक्ट दिया? यहां पर आकर कुछ भी बोले जाना है, केवल भारत के लोगों का नुकसान करवाना है। और सतीश जी कम से कम आप नैतिकता से और ईमानदारी से बिना पक्षपात किए बात करिए।